हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग के गायत्री मंत्र के सेशन में आज बायोलॉजी के पहला चैप्टर जिसका नाम है जीवों में जनन, जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर बायोलॉजी का माना जाता है, जो कि क्लास 12 के बच्चों के लिए बायोलॉजी के ये हिंदी मीडियम का एक बैच चल रहा है जिसका नाम रखे हैं गायत्री मंत्र। ठीक है, इसमें आपको आज के वीडियो में हम लोग 39 ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो क्वेश्चन एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप भी जा रहे हैं इस वर्ष एग्जाम देने, तो आप भी लगातार इस क्वेश्चन को करते चलिए। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या करना है कि प्रतिदिन यहाँ पे पहले तो बात आपको सीख लेना है, समझ लेना है कि यहाँ पे प्रतिदिन गायत्री मंत्र चलता है, गायत्री मंत्र चलता है। ठीक है, और ये गायत्री मंत्र में हम लोग बायोलॉजी, मैट्रिक के बच्चे, इंटर के बच्चे, सबके बच्चों लोग के लिए यहाँ पे हम लोग काम करते हैं। ठीक ना, चलिए ध्यान से हम लोग देखेंगे, बातों को समझेंगे। तो आज के हम लोग का पहला क्लास में क्या बात है, बोला है कि निम्नलिखित में कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एक मतलब कि पेड़ पौधा का जाति है जो अपने जीवन काल में बस एक ही बार फूल को देवे करता है, वो बेर बेर नहीं देता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आम। क्या होगा? आम। ठीक है, एक सेकेंड, आम नहीं होगा, आम नहीं होगा। सॉरी बाबू, आम नहीं होगा बाबू, बांस होगा। सॉरी गलती हो गया। ठीक है, बांस होगा, बांस, आम नहीं। ठीक है, बांस इज द राइट आंसर। ठीक है, बांस। अच्छा, इसके बारे में याद रखना कि ये सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा भी कौन है? सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा का नाम पूछेगा तो भी कौन हो जाएगा? बांस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए कि ऋतुनाव चक्र किसमें होता है? ऋतुनाव चक्र जो है वो किसमें होता है? आप लोग को ऑप्शन है मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, या इनमें से सभी। क्या होगा आंसर बताइए कि ऋतुनाव जो चक्र है वो किसमें होगा? तो इनमें से सभी, यानी कि मनुष्य में भी संभव है, बंदर में भी संभव है, और चिंपैंजी में भी संभव है। जो कि आपका क्वेश्चन याद रखना कि ऋतुनाव चक्र। ठीक है, अब ये क्या होता है वो आप लोग को अगला बातों में हम बता देंगे। ठीक है, अगला कह रहा है कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? मतलब मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या पूछा है। देखो, गुणसूत्रों की अगर संख्या बात करेगा तो संख्या मारना है कितना? संख्या मारना है 46। लेकिन अगर वो कहेगा कितना जोड़ा बताइए, तो आंसर हो जाएगा 23 जोड़ा। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। याद रहेगा बात। हम क्या बोल रहे हैं फिर से सुन लीजिए कि अगर जोड़ा बोलेगा तो 23 मारना, और संख्या बोलेगा तो कितना मारना है? 46 मारना है। लेकिन अगर आपसे कायिक पूछने लगे कि कायिक गुणसूत्र कितने हैं, तो 22 जोड़ा कायिक है बाबुआ, 22 जोड़ा कायिक है। और अगर कायिक में अगर आपसे संख्या बोलेगा तो 22 जोड़ा कितना? 44 में हो जाएगा संख्या। किसमें? कायिक में। तो आपका अभी फिलहाल में बोला है गुणसूत्रों की, यानी कि अभी बोल रहा है यहाँ पे मनुष्य के युग्मकों की गुणसूत्रों की संख्या बोल रहा है ना। यहाँ पे देखिए संख्या बोल रहा है, तो गुणसूत्रों की संख्या यानी बोल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 46 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये सब आपको समझते चलना है। जितना भी बात बताए हम ध्यान रखना कि संख्या बोलेगा तो 46, कायिक जोड़ा बोलेगा तो 23, कायिक में बोलेगा तो 22 जोड़ा, और संख्या में बोलेगा तो 44 जोड़ा। ठीक है, चलिए। अच्छा, आप लोग बताइए, जो नर और जो मादा है, जो नर और मादा होते हैं, नर और मादा में कायिक गुणसूत्र के मतलब क्या होता है? तो कायिक गुणसूत्र का मतलब होता है कि जो दोनों में समान हो। जैसे नर में भी 2 पैर होंगे, 2 पैर नर में भी होगा, तो 2 पैर मादा में भी होगा। ठीक है, बस चेंज होता है तो क्या, बस लिंग का निर्धारण अलग अलग हो जाता है, जो कि हम लोग को एक 23वां गुणसूत्र अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए 24 के सवाल देखिए। मतलब इनमें कौन अंड प्रजनक प्राणी है? इनमें कौन अंड प्रजनक प्राणी है? ठीक है, अंड प्रजनक यानी कौन अंडा देता है?
तो मुर्गी क्या देती है? अंडा। सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द फेमस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। मुर्गी भी क्या देती है? अंडा देती है। मुर्गी क्या देती है? मुर्गी भी आपका अंडा देगी। सांप भी क्या देगी? अंडा देगी। और मगरमच्छ भी क्या देगी? अंडा देगी। ठीक है, मगरमच्छ के बारे में याद रखना कि ये उभयचर प्राणी है। कैसा प्राणी है? ये उभयचर प्राणी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताइए मगरमच्छ कैसा प्राणी है, तो ये उभयचर प्राणी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं? देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ब्राह मैंने समझते हो? देखिए निषेचन दो प्रकार के होता है। ठीक है, निषेचन दो प्रकार के होता है, एक होता है ब्राह और एक होता है आंतरिक। एक होता है ब्राह और एक होता है आंतरिक। ठीक है, तो ब्राह निषेचन कहने में होता है कि वैसा निषेचन जो शरीर के बाहर होती है। शरीर के अगर बाहर हो गया, बाहर ब्राह और बाहर दोनों सेम है, और अगर शरीर के अंदर होगा तो वो कहला जाएगा आंतरिक निषेचन। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हम? क्वेश्चन पूछा है कि जब जीव शरीर के बाहर होता है, तो जब बाहर होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब शरीर के बाहर अगर निषेचन करवाएंगे तो होगा ब्राह निषेचन। ठीक है, ब्राह निषेचन का उदाहरण याद रखना, मेढक। ठीक है, ब्राह निषेचन का उदाहरण में आ जाएगा मेढक। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए आप लोग क्या बोल रहा है इसे? बोला कि युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। स्थानांतरण हो सकता है जल के द्वारा, वायु के द्वारा, हवा के द्वारा। भाई इनमें से सभी के द्वारा हो सकता है। जल के द्वारा भी हो सकता है ना? जल के द्वारा भी हो सकता है, बिल्कुल। वायु यानी हवा के द्वारा भी हो सकता है। वायु अलग है, हवा अलग है, दोनों के द्वारा अलग हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे। जल के द्वारा होगा तो उसको कहेंगे जल परागन। याद रखना, अगर जल के द्वारा होगा तो कहना जल परागन। जल परागन। वायु के द्वारा होगा तो कहेंगे वायु परागन। पूछता है अगर हवा के द्वारा होगा तो कहेंगे हवा परागन। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 7वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें ब्राह निषेचन होता है? आगे सवाल घूम फिर के, तो आपका आंसर क्या हो गया? मेढक। हिरण में क्या होगा? हिरण में आपका आंतरिक होता है। कैसा निषेचन? आंतरिक निषेचन। मनुष्य में भी कैसा निषेचन होता है? तो मनुष्य में भी आपको जाकर के आंतरिक निषेचन हो जाएगा। और घोंगा में भी किसका निषेचन होता है? तो इसमें भी आपको जाकर के आंतरिक निषेचन होता है। मेढक में कैसा निषेचन? ब्राह निषेचन। अगला सवाल। क्वेश्चन आज बहुत ज्यादा लेकर के आए, इसलिए एकदम दिल थाम के बैठिएगा और टोटल कितना क्वेश्चन सही हुआ आपका वो बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए अगला देखिए सवाल। बोल रहा है कि इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? यानी जल के माध्यम से निषेचन किसमें होगा ये बताना। ठीक है, देखिए बहुत सोच समझ के लाए सवाल कि एक क्वेश्चन में आपको 4 अंक, एक क्वेश्चन में यानी 4 गो क्वेश्चन याद करवा दें। तो जल से निषेचन होगा किसमें? शैवाल में भी होगा, आर्टेरिडोफाइटस में भी होगा, ब्रायोफाइटस में भी होगा। यानी आंसर हम बोल सकते हैं इनमें से सभी। यानी जल के माध्यम से निषेचन होता हो जाएगा शैवाल में भी, टेरिडोफाइटस में भी और ब्रायोफाइटस में भी। ठीक है, चलिए 8वां सवाल। निम्न में कौन उभयलिंग पादप नहीं है? उभयलिंग पादप नहीं है। पहले तो उभयलिंग समझते हैं जो ना तो नर है और ना तो मादा है, तो वो कहलाता है उभयलिंग। अब पादप मैंने पेड़ पौधा। ठीक है, तो कौन उभयलिंग पादप नहीं है? आंसर आपको पता होना चाहिए। जो अड़हुल है, यानी यहाँ पे गुड़हुल लिखा है, ये क्या है? उभयलिंग पादप नहीं है। आपको ध्यान रखना कि कौन है, तो पपीता है, सरसों है, मक्का है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट, कि पपीता क्या उभयलिंग है, सरसों भी है और मक्का भी है, लेकिन अड़हुल एक ऐसा है जो ये उभयलिंग नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा अड़हुल। अगला सवाल। अगैव में वर्धी प्रजनन होता है। अगैव में वर्धी प्रजनन होता है। तो अगैव में वर्धी प्रजनन जो है वो बुलबिल द्वारा होता है, शक्कर द्वारा होता है, या अस्टोलन द्वारा होता है, या राइजोबोम द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? तो आंसर इज द राइट हो जाएगा डी के जाकर के राइजोबोम द्वारा। किसके द्वारा? राइजोबोम द्वारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। ध्यान से टोटल सवाल आप लोग करिए, आप पूरी तरीके से कितना आंसर आएगा वो लास्ट में आपको जाकर के कमेंट में बताना है। और ये अपना प्यारा सा चैनल DMC बोधगया, अगर आपको हल्का फुल्का ऐसा लगता है कि चैनल से कुछ ना कुछ हम लोग को लाभदायक मिल रहा है,
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। चैनल जो है आपके लिए, जो डीएमसी बोध गया चैनल है, वो बहुत ही फायदेमंद करता है। पर डे मॉर्निंग में 4 AM में गायत्री मंत्र चालू हो जाता है। यहाँ पे अलग अलग विषय के प्रत्येक दिन क्या होता है, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव यहाँ पे डिस्कस होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंग नहीं है? अभी जंतु पूछ रहा है, कौन उभयलिंग नहीं है इसे पूछ रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा घरेलू मच्छी जो है वो उभयलिंग नहीं है, यानी ये सही है। तो बाकी जोक है वो है आपका केचुआ है, फीता कृमि है। ठीक ना, चलिए अगला सवाल ध्यान से देखिए। शरीर के बाहर होने वाला निषेचन को क्या कहते हैं? शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को ब्राह निषेचन कहते हैं। कौन सा निषेचन? ब्राह निषेचन। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ब्राह निषेचन नहीं है, इन विट्रो है, इन विवो है, या अभी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए इन विवो जो है इसको कहते हैं ब्राह निषेचन। इन विवो को क्या कहते हैं? इन विवो को हम लोग कहते हैं ब्राह निषेचन। ध्यान से याद रखना, ब्राह निषेचन को और किस नाम से जाना जाता है? इन विवो के नाम से, और इन विट्रो के नाम से, सॉरी इन विट्रो के नाम से, और इन विवो के नाम से जाना जाता है आंतरिक निषेचन। कौन सा निषेचन? आंतरिक निषेचन। तो सवाल कहता है कि शरीर के बाहर यानी ब्राह निषेचन, ब्राह निषेचन को इन विट्रो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन विट्रो कहा जाता है। आपको आंसर इज द राइट हो जाएगा ए वाला। अगला, जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है, क्या कहलाता है? मतलब जब नर में मादा गैमीट में युग्मन होता है तब वो क्या कहलाता है? अलैंगिक कहलाएगा, लैंगिक कहलाएगा, या वर्धिकाय कहलाएगा, या मुकुलन कहलाएगा? क्या कहलाएगा जरा बताइए जी। देखिए अगर वैसा, देखिए जनन जो है पहले ध्यान से सीख लीजिए। ठीक है, पूरा टॉपिक को बढ़िया समझिए, कॉपी पेन लेकर के लिखना है। ठीक है, जनन 2 प्रकार के होता है, एक होता है अलैंगिक और एक होता है लैंगिक। एक अलैंगिक और दूसरा लैंगिक। तो अलैंगिक में क्या होता है? अलैंगिक में केवल एक जीव मिल करके अपना संतान जन्म करेगा, तो वो कहलाएगा अलैंगिक। और जब 2 जीव मिलेगा तो और उसके बाद संतान जन्म होगा तो ओरा कहेंगे लैंगिक। ठीक है, आप जैसा एक जीव पर कौन सा संभव है? जैसे में अमीबा, पैरामीशियम, ये सब कैसा है? अलैंगिक जनन है। ठीक ना, लेकिन लैंगिक में क्या आएगा? नर भी आएगा और मादा भी आएगा। तो क्वेश्चन करा कि जब नर और मादा दोनों युग्मन हो तो क्या कहलाएगा? लैंगिक कहलाएगा। याद रहेगा? चलिए, अगर वीडियो हल्का फुल्का भी आपको हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लो। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं यार, जितना भी बच्चे वीडियो देखते हैं वो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और चैनल पे नए आते हैं, अब वीडियो देखते हैं और उसके बाद आराम से अपना रास्ता गुजरते रहते हैं। ठीक है, तो ज़रा ऐसे ना किया करो मेरे भाई। और आप लोग ना एक लास्ट में कितना नंबर लाए हैं वो कमेंट जरूर करा कीजिए कि सर हम लोग इतना नंबर आज सेट प्रैक्टिस में लाए थे। ठीक है, और एक अच्छा एकदम मोटिवेशनल कमेंट भी जरूर करा करिए कि हाँ सर आप अच्छा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, हम लोग के लिए फ़ायदा कर रहे हैं। ये मोटिवेशनल कमेंट भी जरूर करा करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि मध चक्र, मध चक्र पाई जाती है, किसमें पाया जाता है? मध चक्र किसमें पाया जाएगा? गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, या इनमें से सभी? किसमें पाया जाएगा? आपका आंसर जरूर बताइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 14 के डी, यानी कि इनमें से सभी। ध्यान रखना है यहाँ पे राइट आंसर गाय में भी मध चक्र है, भेड़ में भी है और कुत्ता में भी है। ठीक है, चलिए 15 का सवाल देखिए। अब एकदम अंतिम समय में ताबड़तोड़ एकदम ऑब्जेक्टिव फटाफट मारिए। मतलब कि उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है, उच्च श्रेणी के पौधे में जो निषेचन हुआ किसके द्वारा होगा? ब्राह निषेचन, आंतरिक निषेचन, जल में निषेचन, या हवा में निषेचन? किसमें होगा जल्दी बताइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक निषेचन। ठीक है, आंतरिक निषेचन। अगला सवाल 16 नंबर सवाल देखिए। मतलब कि
शकलकंद यानी कि इसको बोलते हैं बल्ब, किसका उदाहरण कौन हो जाएगा? शकलकंद का उदाहरण कौन हो जाएगा? अदरक, दुब घास या प्याज या आलू। शकलकंद का उदाहरण कौन होगा, जल्दी बताइए। तो शकलकंद का उदाहरण हो जाएगा प्याज, जो कि अभी इसका भाव बहुत जल्द पहले कुछ दिन पहले बहुत बढ़ गया था, 200 रुपये केजी पार कर रहा था। ठीक है, चलिए 17 का देखिए, मतलब स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? स्तनधारियों में, स्तनधारी में समझते हो, यानी कि जो अपने बच्चे को दूध पिलाता हो, जो अपने बच्चे को दूध पिलाता हो वो क्या कहलाएगा? वो स्तनधारी कहलाएगा। तो कहीं ना कहीं दूध मनुष्य तन में भी पिलाया जाता है। अरे यस या नो? मनुष्य तन में क्या, मनुष्य तन में माँ जो हम लोग थी वो दूध पिलाती थी ना, तो स्तनधारियों मतलब होता है कि दूध पिलाने वाला। तो उसमें निषेचन यानी मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? फिलोपियन ट्यूब यानी फिलोपियन नालिका में। ठीक है, चलिए अब ये आया बात अंडाशय का। तो अंडाशय में क्या रहता है? अंडाशय में अंडाणु होता है। अंडाशय में क्या होता है? अंडाणु होता है। गर्भाशय में क्या होता है? गर्भाशय में जाकर के बच्चा पलता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि बच्चा कहाँ पलता है, तो गर्भाशय में पलता है, और अंडाणु कहाँ बनता है? तो अंडाशय में बनता है। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए ध्यान से, मतलब अनिश्चित जनन, प्राकृतिक अनिश्चित जनन पाया जाता है किसमें? ठीक है, यानी प्राकृतिक तौर पे जनन अपने आप क्रिया उसमें निभा देते हैं, तो वो मधुमक्खी में प्राकृतिक जनन पाया जाता है, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला, अगर कोई क्वेश्चन हमसे गलती हो जाता है यहाँ पे बताने में, एक आध क्वेश्चन, तो उसका राइट आंसर आप लोग जरूर बता दिया करें कि हाँ सर इसका आंसर ये होगा, और आपने गलती से दूसरा आंसर लगा दिया था। ठीक है, चलिए अगला, द्विनिषेचन का परिणाम होता है। द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? क्या आपको जाकर के बीजपत्र होगा, बीजांड का इकाई होगा, भ्रूणकोश होगा या भ्रूण होगा? क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा जाकर के आपका भ्रूणपोष होगा। क्या होगा? भ्रूणपोष होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, मतलब कि बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे में मार्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? स्पोरोफाइटस, थाइलोफाइटस, क्रिप्टोगेम्स या ब्रायोफाइटस? क्या होगा आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्टोगेम्स। ठीक है, बीजाणुओं द्वारा जन्म लेने वाले पौधा कहाँ रखा जाएगा? क्रिप्टोगेम्स में रखा जाएगा। अगला 20 नंबर सवाल देखिए, बोला कि ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कयांतरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबू? वो कयांतरण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपको देखना है, बोला कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? एन होते हैं, 2n होते हैं, या 3n होते हैं, या ए और बी दोनों होते हैं? ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 3n होता है। कितना होता है? 3n होता है। भ्रूणपोष में कितना होता है? 3n होता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए। आप लोग कमेंट करते चलिए एकदम। ठीक है, आप लोग कमेंट करते चलिए, आप लोग को कमेंट यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, जब आप लोग 4 बजे मॉर्निंग में उठ करके कोई लड़का अगर तैयारी करने के लिए उठता है ना, तो हम लोग को भी दिमाग में एक बात झलकता है कि जब अगला तैयार है पढ़ने के लिए तो हम उसको पीछे क्यों करें। ठीक है, सवाल करा कि जब संतति की यानी संतान की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो क्या कहलाता है? यानी कह रहा है कि जब संतान की उत्पत्ति केवल एक आदमियों के संभव से होती है तो वो क्या कहलाता है? लैंगिक जनक या अलैंगिक या ए और बी दोनों, या आंतरिक निषेचन कहलाता है? क्या कहलाता है? तो अभी जस्ट एकदम तुरंत अभी बताए थे, याद करो, अभी तुरंत बताए थे जनन के बारे में। ठीक है, और उसमें बताएं कि जनन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन, बताएं अभी तुरंत, और एक बताएं लैंगिक जनन। ठीक है, जिसमें अकेला कोई जीव, अकेला एक जीव मिलकर के जन्म देगा तो वो कहलाएगा अलैंगिक, और जिसमें 2 जीव मिलकर जन्म देगा वो कहलाएगा लैंगिक। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्पत्ति एकल जनक के माध्यम से, तो एकल में तो क्या आएगा? अलैंगिक आएगा। समझ में आ गया बात? चलिए अगला 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन नर युग्मक के संयोजन का भ्रूणपोष बनता है? नर अच्छी बात बताइए, बहुत थोड़ा सा बेसिक सा सवाल है। मादा किसको कहते हैं? स्त्री को, पुरुष को? तो मादा कहते हैं हम लोग स्त्री को। ठीक है, और नर किसको कहते हैं? तो नर कहते हैं हम लोग जाकर के, आपको ले जाकर के नर कहते हैं पुरुष को। ठीक है,
नर कहते हैं पुरुष को, और मादा कहते हैं स्त्री को। तो बोला नर युग्मक के संयोजन से, यानी कि पुरुष युग्मक के संयोजन से कौन सा भ्रूणपोष बनता है, ठीक है। तो आ जाएगा द्वितीय केंद्रक बन जाएगा राइट आंसर आपका यहाँ पे डी में, ठीक है। चलिए 25वां सवाल देखिए। स्तनधारी शब्द मैंने क्या, जो दूध पिलाता है अपने बच्चे को। स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, या कि शुक्राणु यानी कि मनुष्य यानी कि नर में बात करें, शुक्राणु तो नर में रहेगा ना, तो नर के जो शुक्राणु है उसके मध्य भाग में क्या होगा। तो शुक्राणु के आकार पहले हम लोग को ध्यान से देखना है कि शुक्राणु के आकार कैसा होता है। तो शुक्राणु का आकार जो है वो आगे जाकर के अमोह होकर क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे जाकर के पतला हो जाता है इसमें, ठीक है। तो शुक्राणु का आकार ऐसा होता है। तो बोला इसके मध्य भाग में क्या पाया जाता है, शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, क्या केंद्रक है, रसधानी है, या माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर आपको सेंट्रियोल है, क्या है इसका राइट आंसर जरूर बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, 25 का सी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए 26 नंबर सवाल करा कि चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। चमगादड़ के द्वारा जो परागण है वो कैसा परागण कहलाता है, आर्नोथोफिली या एंटोमोफिली या कीरोपलेट्रोफिली या हाइड्रोफिली, क्या होगा आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाकर के कीरोपल्टेरोफिली। पढ़ना भाई, इतना बड़ा पढ़ने देता है। अगला सवाल बोला कि जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है किससे, बीज से, युग्मनज से, युग्मकों से या विखंडन से। किससे प्राप्त हो सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जाकर के इसका विखंडन से। किससे प्राप्त हो सकता है बाबुआ, तो विखंडन से इसका प्राप्त हो सकता है। अगला 28 नंबर सवाल देखिए। बोला कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है, आपको आंसर लगाना है। द्विखंडन किसमें पाया जाता है, तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें द्विखंडन पाया जाता है। तो अमीबा भी आपको एक कोशिकीय है, और पैरामीशियम भी है, तो और जलकुंभ भी आपको जाकर के इसमें नहीं आता है, ठीक है। तो अमीबा और पैरामीशियम दोनों आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला 29 देखिएगा। टोटल 39 क्वेश्चन है, जरा आप लोग संभल के, ठीक है। बोला कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, मुकुलन के द्वारा जो जनन है वो किसमें होता है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर बनेगा ईस्ट में होता है। किसमें होता है, ईस्ट में होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। मतलब ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, मतलब ईस्ट में प्रजनन, अरे भाई घुमा दिया है, मुकुलन के माध्यम से होता है, और क्या होता है, ठीक है। चलिए 32 के देखिए। बोला कि ये कितना था जी, 30 था, 30 के बाद 32 हो गया, 32 के बाद 32 फिर से, अच्छा ये 31 है, ठीक है। ये 32 नहीं है, ये आपका 32 वाला नहीं है, ये 31 वाला, कितना वाला है, ये 31 वाला है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। बोला कि युग्मक समानतः एम किस प्रकार के होते हैं, क्या आपको एक गुणक होते हैं, द्विगुणक होते हैं, बहुगुणक होते हैं, या अगुणक होते हैं, क्या होते हैं, इसका राइट आंसर आपको लगाना है, ठीक है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा जाकर के आपका एक गुणक होते हैं। कितने गुणक होते हैं, एक गुणक होते हैं। अगला 32 के देखिएगा। निम्नलिखित किसमें पादप काय अगुणित होता है, पादप काय अगुणित किसमें होगा, शैवाल में, कवक में, ब्रायोफाइटस में, या इनमें से सभी में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा इनमें से सभी, यानी शैवाल, कवक और ब्रायोफाइटस तीनों चारों में हो, तीनों में होगा, ठीक है। चलिए 33 के सवाल देखिए। 33 के सवाल क्या कह रहा है, मतलब अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, अदरक में जो कायिक प्रवर्धन है वो किसके द्वारा होता है, राइजोबोम, जड़, ट्यूबर या बल्ब, क्या होगा बताइए जरा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबोम, ठीक है, राइजोबोम। अगला सवाल, मतलब कंद किसका रूपांतरण है, कंद जो है वो किसका रूपांतरण है, कली का, तना का, जड़ का या संचयित जड़ का। तो कंद जो है वो किसका है, तो वो जड़ का है, ठीक है, जड़ का है। अगला, यानी जड़ में क्या हो सकता है, कंद हो सकता है, तो वो हो जाएगा आपका आंसर बिल्कुल सही। अगला, काजू निम्नलिखित में से कौन सा फल है, काजू जो है वो कैसा फल है, यथार्थ फल या बैरी फल या नट फल या इनमें से सभी, कैसा फल है,
काजू जो है वो कैसा फल है? इसका आंसर हो जाएगा नट फल है। ये कैसा है? नट फल है। ठीक है, चलिए 36 देखिएगा। नेम्यूल्स निर्माण किसमें होता है? नेम्यूल्स जो है वो किसमें निर्माण होता है? ईस्ट में, हाइड्रा में, अमीबा में या स्पंज में? किसमें निर्माण होता है नेम्यूल्स? तो इसका राइट आंसर मिल जाएगा जाकर के स्पंज में। ठीक है, चलिए नेम्यूल्स किसमें बनेगा? स्पंज में। अगला सवाल, इनमें कौन सा भाग अगुणित होता है? इनमें कौन सा भाग अगुणित होता है? अंडाशय, परागकोश, पराग या फिर युग्मनज? तो ये पराग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 38, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? बाप रे बाप, आतंकवाद को चला जमानी कर रहे हैं। ब्रायोफिलम या फिर जलकुंभी या अगेव या केला? तो इसका राइट आंसर मिल जाएगा जलकुंभी। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। ये 39वां क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और कितना सही हुआ, यानी आप अपना नंबर भी इसमें ज़रूर बताइएगा कि कितना नंबर आपका आया है। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब दे करके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिया करो। ठीक है, चलो, और एक अच्छा सा एक मोटिवेशनल कमेंट भी कर दिया करो कि हाँ सर थोड़ा बहुत भी हमको अच्छा लगा। ठीक है, और भी आप लोग के लिए कुछ होने वाला है बहुत जल्द, तो आप लोग बस तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सबसे अगले दिन के क्लास में गायत्री मंत्र में। तब तक के लिए बाय सभी को।